औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में बात की थी कि ऑपरेटर्स किस तरह ट्रीट होते हैं। फिर बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर्स को भी हमने वन बाय वन स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेटर्स। कि जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने वैसे लास्ट टाइम आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि ऐसे ऑपरेटर जिनके लिए दो ऑपरेंड्स का होना ज़रूरी होता है उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, और ऐसे ऑपरेटर जिनके लिए सिर्फ एक ऑपरेंड का होना काफ़ी होता है उसे हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने इस हवाले से थोड़ी बात की थी। आज हम बाकायदा तौर पर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये किस तरह ऑपरेट होते हैं। द ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरेंड्स या डाटा आइटम्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो डाटा आइटम्स होती हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो ऐसा ऑपरेटर जो कि दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है, जो ऑपरेट करता है दो ऑपरेंड्स के ऊपर, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात क्लियर कर दी थी, मैं दोबारा उसको ओवरव्यू करवा रहा हूं कि बाइनरी का मतलब बेसिकली बाई का मतलब टू होता है। बाई का वर्ड बाइनरी बेसिकली जो है वो बाई से निकला है, और बाई का मतलब टू है, यानी कि दो वाला निजाम, बाइनरी। यूनी का मतलब वन होता है, यूनरी यानी कि वन वाला निजाम। तो ऐसा ऑपरेटर जो दो डाटा आइटम्स के ऊपर ऑपरेट होता है या जिसको ऑपरेट होने के लिए मिनिमम टू डाटा आइटम्स रिक्वायर्ड होती हैं, उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक्सप्रेशन देखें a प्लस बी, तो इसमें जो प्लस का ऑपरेटर है ये दो ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेट होगा, एक a है और एक b है। तो पता ये चला कि जो बाइनरी ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड करेगा। बाइनरी का मतलब बेसिकली टू से निकला, और टू का मतलब क्या है, टू ऑपरेंड्स, यानी कि ऐसा ऑपरेटर जिसको टू ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, ये तमाम के तमाम आपके बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके अंदर नॉट वाला जो होता है ना, नॉट को निकाल दें तो बाकी तमाम लॉजिकल ऑपरेटर वैसे तीन तरह के होते हैं, तो वो जो दो उसमें है एंड और नॉट, एंड और ये दो भी आपके बाइनरी ऑपरेटर। तो आपके मेजॉरिटी सी लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो बाइनरी हैं। कुछ यूनरी भी हैं, तो उनकी बात अभी हम करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं वो यूनरी ऑपरेटर्स हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर की। तो जितने भी आपके अरिथमेटिक, रिलेशनल और दो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। मैं एक बार दोबारा डेफिनेशन रिवाइज करवा रहा हूं कि वो तमाम तरह के ऑपरेटर्स जिनको ऑपरेट करने के लिए मिनिमम टू ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, जो दो डाटा आइटम्स के ऊपर ऑपरेट होते हैं, उन्हें बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी का वर्ड बेसिकली यूनी से निकला, यूनी का मतलब वन होता है। तो ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ एक ऑपरेंड के लिए काफी होता है। The operator that operates only one operand is called unary operator। जो एक ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेट कर लेता है या जिसको ऑपरेट होने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनी का मतलब वन होता है। तो इस तरह आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर भी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो रियल वर्ल्ड में एज इट इज यूज होती हैं। मैंने आपको ये बात गुज़िश्ता पहले भी किसी लेक्चर में बताई थी। कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर मेजॉरिटी जो टर्मिनोलॉजीज है वो सारी की सारी रियल वर्ड से बिलोंग करती हैं, यानी कि उनका ताल्लुक, उनके मीनिंग्स का जो रिलेशन है वो रियल वर्ड से रिलेटेड है, कि उस वर्ड का जो मतलब होता है उसी से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट का पर्पस भी होता है। तो वो तमाम तरह के ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं उन्हें यूनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन आते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर में जो निगेशन का ऑपरेटर होता है,
वो आइंदा आने वाले लेक्चर्स में जब हम बात करेंगे ना लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जाके हम पढ़ेंगे 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, नॉट। तो एंड और ये 2 ऑपरेटर्स जो हैं ये बाइनरी हैं, लेकिन इसमें जो नॉट का ऑपरेटर है वो आपका यूनरी ऑपरेटर है। तो इसके अंदर ये कैटेगरी के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो 2 हैं ये आपके यूनरी ऑपरेटर में आते हैं। अब इसी तरह आपके पास जो अगला कॉन्सेप्ट है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी से मुराद क्या है कि वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अंदर आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो सेम प्रेसिडेंस में जो एवेल्यूएट होते हैं उन्हें किस तरह हम ट्रीट करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने गुज़िश्ता लेक्चर में बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। अब इस सूरत में कौन सा वाला ऑपरेटर पहले और कैसे ऑपरेट होगा, तो हम जनरल हर एक के लिए अलग अलग तो रूल नहीं बना सकते ना। तो हम करते क्या है, एक जनरल रूल होता है हमारे पास, हम उसको अडॉप्ट करते हैं और तमाम तरह की कैटेगरीज के अंदर वो जनरल रूल अप्लाई होता है। तो ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी से मुराद क्या है, द ऑर्डर in which the operators that have the same precedence are evaluated is called the operator associativity। सेम प्रेसिडेंस लेवल के या सेम लेवल के जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनकी जो डीलिंग होती है, उनकी जो ऑपरेशनिंग होती है कि उसको किस तरह से हमने ऑपरेट करना है, दैट विल बी कॉल्ड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है जुड़ा होना, आपस में ताल्लुकात, रिलेशन बिल्डिंग। तो आपका वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपके ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस में एवेल्यूएट होते हैं, उन्हें ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। इसी तरह आपके प्लस और माइनस की भी है। तो जो हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की, तो जनरल रूल आपके पास यही होता है, लेफ्ट टू राइट, जो पहले आएगा वो पहले ऑपरेट होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो लेफ्ट साइड पे जो पहले आएगा वो ऑपरेट होगा, वो खा मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो। जैसे कि आपके सामने एक्सप्रेशन है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे आपके 2 आंसर बन सकते हैं ना, अगर आप पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड वाली कैटेगरी तो बनती नहीं, डिवाइड पहले ऑपरेट होता है और ऑफिशियली असूली तौर पे बनता ही नहीं। तो जो रूल मैथमेटिक्स का है वो क्या है कि प्रेसिडेंस के मुताबिक हमने लेफ्ट टू राइट डील करना है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, पहले लेफ्ट पे मल्टीप्लाई आता है, तो ये पहले मल्टीप्लाई करेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट इज इक्वल टू 20। अब 20 को डिवाइड करेगा 10 के ऊपर, दैट इज 2। तो आपके पास जो ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी होती है वो मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए हमारी लेफ्ट टू राइट होती है। अब इसी तरह इसकी पूरी एक टेबल आपके सामने मैं शो कर देता हूं कि जो पैरेंथेसिस है, पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, इनकी अगर एसोसिएटिविटी की बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा वो ऑपरेट होगा। इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, पैरेंथेसिस, इंक्रीमेंट पोस्ट और डिक्रीमेंट पोस्ट। इन तीनों ऑप्शंस के अंदर या तीनों टाइप के ऑपरेटर्स में जो एसोसिएटिविटी वर्कआउट करेगी वो लेफ्ट टू राइट होगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट पे जो पहले आता जाएगा वो ऑपरेट होता जाएगा। इसी तरह आपके पास जो है वो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, इन दोनों की भी जो प्रेसिडेंस है वो लेफ्ट टू राइट, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। इसी तरह थर्ड नंबर पे मल्टीप्लाई, डिवीजन और परसेंटेज, जो कि रिमाइंडर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, तीनों अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो इसकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होगी। सिमिलरली उसके बाद प्लस और माइनस है, ये लेवल वाइज मैं आपको टॉप टू बॉटम बता रहा हूं, जिसमें आपके पास पूरा एक्सप्रेशंस को वैल्यूएशंस का पूरा एक आइडिया पिक्चर क्लियर आपके सामने हो जाएगी। उसके बाद प्लस और माइनस है, इनकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। इसके अलावा आपके पास असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आप नोट करें तो हर एक ऑपरेटर के साथ इक्वल है, तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी आएगा और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी आएगा। तो ये तमाम ऑपरेटर्स की जब हम बात करेंगे तो इसकी जो एसोसिएटिविटी होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी, ये राइट टू लेफ्ट होगी, बाकी सारी लेफ्ट टू राइट है। होप्स हो कि ये चीज आप क्लियर कर रहे होंगे कि मैं जो चीज बता रहा हूं इसमें देखिए ज्यादातर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स का ही है।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड में सारी की सारी जो है वो मैथमेटिक्स है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज को वायलेट करते हुए हम अपने रूल्स बनाएं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड पे कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कंप्यूटेशन से निकला है और कंप्यूटिंग से निकला है, और कंप्यूट का मतलब हल करना है, और कंप्यूट के पीछे सारा का सारा मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग से मुराद क्या होता है कि आप एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में जो शिफ्ट करते हैं, द शिफ्टिंग बिटवीन वन डेटा टाइप टू एन अदर इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप को शिफ्ट करना। अब इसके लिए कुछ कवानीन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सी लैंग्वेज में काम करने के लिए हर एक चीज का अपना एक असूल है, कवानीन है, सेट ऑफ रूल्स ही तो है, और है क्या? प्रोग्रामिंग एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स ही है। प्रोग्रामिंग कोई नई चीज नहीं है, प्रोग्रामिंग सिर्फ सेट ऑफ रूल्स का ही नेम है। सो व्हाट इज मेंट बाय टाइपकास्टिंग? The process of converting a value from one data type to another during arithmetic operation is called casting or typecasting. कि आपका वन डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में वैल्यू का शिफ्ट करना ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के दौरान अगर आप ये शिफ्टिंग करते हैं तो इसे हम टाइप कास्टिंग या खाली कास्टिंग भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपके पास कोई फ्लोट का वेरिएबल है, लेकिन आप उसका रिजल्ट इंटीजर में चाह रहे हैं, या आपके पास इंटीजर वेरिएबल है, आप उसको फ्लोट में चाह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में फिर हमें जरूरत पड़ती है कास्टिंग की। अब वो टाइप कास्टिंग बेसिकली डाटा टाइप की कास्टिंग है, डाटा टाइप की शिफ्टिंग है। तो ये हमारे पास दो तरह की होती है टाइप कास्टिंग, एक इम्प्लिसिट होती है और एक एक्सप्लिसिट होती है। मैं यहाँ पे आपको जनरली लाइफ टाइम के लिए एक कुलिया बता दूं। आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं ना, तो बड़ा सिंपल सा एक मैं आपको कुलिया बता देता हूं जो जिंदगी सारी आपके काम आएगा। मैंने प्रैक्टिस किया है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कि मोस्टली स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान कंफ्यूज रहते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते। फिर देखें, इम्प्लिसिट स्टार्ट होता है आई से, एक्सप्लिसिट स्टार्ट होता है ई से। तो आई स्टैंड फॉर इंटरनल एंड ई स्टैंड फॉर एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ऑटोमेटिक, जो वो खुद ब खुद करेगा, इंटरनली ऑपरेट करेगा, उसे इम्प्लिसिट कहेंगे। और जो ऑटोमेटिक नहीं होता, मैनुअल वर्किंग में आ जाता है, तो एक्सटर्नली ट्रीट होता है बाय थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, दैट विल बी कॉल्ड द एक्सप्लिसिट। इसको एक्सप्लिसिट को ओपन और क्लियर भी कहते हैं। सो पहले बात करते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती क्या है? द वर्ड एक्सप्लिसिट मीन्स ओपन और क्लियर। ओपन है, खुला या क्लियर। इस कास्टिंग के अंदर होता क्या है? द डेटा टाइप इन विच द वैल्यू इज टू बी कन्वर्टेड इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। भाई आप बता देते हैं कि मुझे इस टाइप में जाना है, आप बता देते हैं कि जनाब मुझे इस टाइप में मूव करना है, मुझे इस टाइप में शिफ्ट होना है, मुझे उस टाइप में जाना है, तो जिसमें आप क्लियरली डिफाइन कर दो कि विच इज माय रिक्वायरमेंट डेटा टाइप, तो वो उसके मुताबिक उसको शिफ्ट कर देगा। सो इन एक्सप्लिसिट कास्टिंग द डेटा टाइप इन विच द वैल्यू इज टू बी कन्वर्टेड इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। तो इट इज डन बाय द कास्ट ऑपरेटर। इसके लिए जो हम काम करते हैं वो कास्ट ऑपरेटर से करते हैं। अब ऐसा ऑपरेटर जो कास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसे कास्ट ऑपरेटर कहते हैं। द कास्ट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर, और याद रखिएगा ये यूनरी ऑपरेटर होता है। It converts the value of an expression into value of the type specified. बट याद रखिएगा ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए होता है सिर्फ, कि जिस टाइप को आपने स्पेसिफाइड किया होता है ये उसके मुताबिक शिफ्ट करता है उसके अंदर। The general form of the cast operator is as टाइप ब्रैकेट में आता है और उसके बाद एक्सप्रेशन आएगी। जैसे एग्जांपल मैं अगर कोड करूं आपके सामने, तो आपके पास एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जांपल अगर x आपके पास है इंटीजर और x की वैल्यू 3.156 है, बट यू नीड इन इंटीजर, तो आप ब्रैकेट में टाइप की जगह पे पहले उसका
इंटीजर मेंशन कर देंगे। इसमें टाइप से मुराद क्या है? इट इंडिकेट्स वन ऑफ द सी डाटा टाइप और आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। सी लैंग्वेज की डिफॉल्ट डाटा टाइप्स हैं या यूजर की अपनी डिफाइंड है, which the value of the expression is to be converted, जिसमें उसने कन्वर्ट करना है, जिसमें उसने शिफ्ट होके जाना है, ये वो टाइप से मुराद ये वो टाइप है। और एक्सप्रेशन से मुराद क्या है? इट इंडिकेट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन हुज डेटा टाइप इज टू बी कन्वर्टेड। जिसको आपने छेड़ना है, जिसकी डेटा टाइप को आपने कन्वर्ट करना है, ये एक्सप्रेशन से मुराद ये वो वैल्यू है। तो ये वो वैल्यू है जिसको आपने शिफ्ट करना है, तो टाइप वो टाइप है जिसमें शिफ्ट होना है। बट याद रखिएगा ये सिर्फ डेटा टाइप को शिफ्ट करता है, कास्ट करता है उसके मुताबिक। सो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप होती है जिसे कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंडरस्टूड और एम्बेडेड, जुड़ा होना, साथ उसके लिंक्ड होना, या पहले से पता होना इसी चीज के बारे में। The word implicit means understood or embedded. In implicit casting, the data type in which the value is to be converted is not specified in the program. इसमें डेटा टाइप स्पेसिफाइड नहीं होता कि आपने किस टाइप में जाना है। इसमें आपको डेटा टाइप स्पेसिफाइड नहीं की जाती कि आपने किस टाइप में शिफ्ट होना है। जबकि एक्सप्लिसिट के अंदर आपको बताया जाता है, आप खुद बताते हैं, प्रोग्रामर खुद बताता है कि जनाब मुझे इस टाइप में शिफ्ट होना है। इम्प्लिसिट में ये चीज नहीं बताई जाती। तो इट इज ऑटोमेटिकली डन बाय द सी कंपाइलर, और ये काम कंपाइलर का होता है। इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली इंटरनली। So when constant value and variables of different types are mixed in an expression, जब एक expression में different type के constant और variable different type के mix होते हैं, they are converted into the same type. तो compiler क्या करता है? उसको automatically same type में shift कर देता है। अब वो कंपाइलर किस ऑर्डर में करता है? द कंपाइलर विल कन्वर्ट ऑल ऑपरेंड्स ऑफ लोअर ऑर्डर डाटा टाइप इनटू द हायर ऑर्डर डाटा टाइप। तो ये लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर में शिफ्ट करता है। कंपाइलर का ये रूल है कि वो लोअर से हायर की तरफ शिफ्ट करता है। और वो जो लोअर से हायर की जो ऑर्डर है उनकी टेबल आपके सामने शो करवा देता है, देख लें। लॉन्ग डबल सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होता है, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का सबसे लोएस्ट ऑर्डर होता है। तो ये उन ऑर्डर्स के मुताबिक उसकी शिफ्टिंग कर देता है, कन्वर्जन कर देता है। मतलब इसमें आपको बताना नहीं पड़ता कि व्हाट यू रिक्वायर्ड, आपकी टाइप किस तरह की होनी चाहिए। अगर आप खुद बताएंगे दैट विल बी कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कास्टिंग। कि अब आप एक्सटर्नली खुद ट्रीट करना चाह रहे हैं, अब सी कंपाइलर इटसेल्फ खुद नहीं देखेगा उसको। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह अगर ऐड करने की बात होती है तो हम यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल कोड कर लेते हैं। मैं आपके सामने एक दो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करके हम देख लेते हैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए कि किस तरह वर्कआउट हो रही है। सो यहां से मैं इन चीजों को जो है वो पहले आउट कर देता हूं। अब बेसिकली प्रोग्राम क्या है? एक्सप्लिसिट कास्टिंग की पहले एग्जांपल कोड करते हैं। अब एक्सप्लिसिट कास्टिंग में क्या होना है कि पहले तो आपके पास वो सारा मेन आपने बना लिया। अब आपने इंट ए और बी दो वेरिएबल लेता हूं मैं ए में वैल्यू पास कर देता हूं 15, इसी तरह बी में वैल्यू पास कर देता हूं 2। अब उसके बाद मैं डिवाइड करता हूं उनको। जैसे मैं कहता हूं जी प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं डबल कोट्स में अपना फॉर्मेट स्पेसिफाइड मेंशन कर देता हूं %d बैकस्लैश n, ये नई लाइन पे लेके जाएगा उसको, और मैं यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b कर देता हूं। ठीक है जी। अब मैंने बेसिकली क्या किया? डिवाइड किया, तो ये तकरीबन कोई 7.5 आंसर बनता है अगर ये फ्लोट में हो तो। लेकिन यहाँ पे चूंकि उसकी टाइप डिफाइंड नहीं है तो वो डिवीजन में उसको किस में लेके जाएगा? नॉट क्लियर। तो चेक करें जरा, मैं इसको रन करके दिखा देता हूं आपको।
सो ये देख लें 7 उसका आंसर आ गया, इंटीजर था तो इंटीजर में लिया। अब अगर आपने एक्सटर्नली उसकी टाइप कास्ट करनी है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। सो उसके लिए क्या करते हैं, एक और स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं जी, प्रिंट एफ। इसी तरह यहाँ पे अब मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, मैं उसको पास कर देता हूँ फ्लोट के लिए। पहले इंटीजर के लिए परसेंट डी लिया था, फ्लोट के लिए अब हमने परसेंट एफ ले लिया। सो ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चूंकि बी को फ्लोट में शिफ्ट करना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे फ्लोट टाइप कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये उसको एक्सप्लिसिटली यानी कि एक्सटर्नली शिफ्ट करेगा, एक्सटर्नली उसको फ्लोट में लेके जाएगा। चेक कीजिएगा जरा, तो देखें 7.500000, तो उसने एक्सप्लिसिटली उसको कन्वर्ट किया। इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स अपने माइंड में स्केच करें, आपकी बुक में भी डिफरेंट एग्जांपल इससे रिलेटेड होंगी, आप उनको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे इटसेल्फ तो आप ये चीजें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज अ कमेंट स्टेटमेंट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो कमेंट स्टेटमेंट होती है ना, ये बड़ा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बज़ाहिर इसका कोई खास मकसद नहीं होता, और बल्कि ये जानकर आपको बड़ी हैरत भी होगी कि जनाब सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो इनको इग्नोर कर देता है, कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। लेकिन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आप एज पर योर नीड और एज पर योर इंटरेस्ट आप यूज करते हैं। कमेंट्स आप लोग वाकिफ होंगे, स्पेशली इन फेसबुक। फेसबुक पे जो कमेंट्स आप करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय कमेंट? क्या उन कमेंट्स की कोई वर्थ होती है? क्या वो कमेंट्स किसी वैल्यू में काउंट होते हैं? शायद मोनेटाइजेशन में यूज होते हो, जब वो जो अर्निंग कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू, शायद उनके लिए वैल्यू रखते हो। लेकिन एक जनरल आम पब्लिक, आम यूजर अपने आप ईमेल अकाउंट को या अपने आप फेसबुक प्रोफाइल को ले ले, कोई शख्स आपकी डीपी पे कमेंट करता है तो आपकी नजर में उसकी वर्थ है, डेफिनेटली है, लेकिन किसी दूसरे की नजर में शायद उसकी वर्थ ना हो। बिल्कुल इसी तरह जब हम बात करते हैं कमेंट स्टेटमेंट की, तो कमेंट स्टेटमेंट आपकी प्रोग्राम के अंदर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। मैं आपको इसको बड़ा आसान अल्फाज में डिफाइन कर देता हूं कि आप किसी किताब का मुतालिया कर रहे हो तो उसके अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो 3 काम आप करते हैं, या तो उसको हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट करने के बाद एक छोटी सी पर्ची आप उस सफ़े के शुरू पे लगा देते हैं, याद आने के लिए कि हाँ यहाँ पे ये पॉइंट मिला है। इसी तरह आप उस सफ़े को फोल्ड कर लेते हैं, या वहां पे कोई आप कार्ड रख देते हैं। सो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वेयर इज योर की पॉइंट। इसी तरह आप सी प्रोग्राम के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पे आप अपने कमेंट्स मेंशन करते हैं, रिमार्क्स लगा देते हैं कि जी मैंने यहाँ पे काम क्यों किया और क्या किया, कमेंट्स देते हैं। द कमेंट स्टेटमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट नहीं होती है, ये सिर्फ प्रोग्राम के अंदर रहती हैं, इनका ताल्लुक यूजर की अपनी रहनुमाई होती है। दे आर यूज्ड टू ऐड रिमार्क्स और कमेंट्स इन द प्रोग्राम। एक्चुअली ये आपकी ना स्टेटमेंट्स के रिमार्क्स होते हैं, नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स कह लें, या जो आप रीड करते वक्त हाईलाइट कर देते हैं चीजों को, तो ये बेसिकली रिमार्क्स होते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये किया था काम। The C compiler ignores the comments written in the source code. आपके C प्रोग्राम में जितने भी कमेंट्स लिखे होते हैं, C कंपाइलर उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है। It means that comments lines are not translated into machine code. और ये बात माइंड में फिक्स कर लें कि आपकी कमेंट लाइंस कभी भी मशीन कोड में ट्रांसलेट नहीं होती है, क्योंकि कंपाइलर ने इग्नोर कर दिया, तो जिसको कंपाइलर ने इग्नोर कर दिया वो ट्रांसलेट कैसे होगा? कमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। जो कमेंट्स होते हैं उनका मकसद आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाना होता है। कल कला को 2 साल के बाद जब आप अपना प्रोग्राम दोबारा खोलेंगे, अगर आपने उसके अंदर कोई लॉजिकली उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जो बड़ा लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट हो रही थी, तो शायद वो आपको प्रोग्राम समझ ना आए, शायद उस प्रोग्राम की आपको समझ ना आए, अपना लिखा हुआ कोड आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने रिमार्क्स लगाए होंगे, अगर आपने कमेंट्स किए होंगे अपने कोड को, तो वो आपकी रीडेबिलिटी आपके प्रोग्राम की इंक्रीज कर देगा।
आपके प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो डेवलप होगी, इंक्रीज होगी इसके साथ। यूजिंग कमेंट्स इन द सोर्स कोड अ यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। अब सोर्स कोड में अगर आप कमेंट यूज कर रहे हैं ना, तो कोई भी यूजर जो सी लैंग्वेज को जानता है या आपके लिखे हुए कोड की लैंग्वेज को जानता है, तो वो उस कोड को बड़े आराम से रीड कर सकता है, लॉजिक उसकी देख सकता है कि आपने यहाँ पे क्या चीज इंप्लीमेंट की है, किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं। The comment also help for debugging and modifying the program। और कमेंट सिर्फ आपकी रीडेबिलिटी नहीं बढ़ाते, बल्कि आपको मॉडिफाई करने में भी अच्छा खासा किरदार अदा करते हैं, आपके प्रोग्राम को डिबग करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो डिबगिंग के बारे में हमने चैप्टर 1 के एंड पे बात की थी कि डिबगिंग एक्चुअली क्या है, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम द प्रोग्राम्स। अपने प्रोग्राम्स में से एरर को तलाश करना और उनको रिमूव करना। तो उस प्रोसेस के अंदर भी कमेंट्स आपकी अच्छी खासी हेल्प आउट करते हैं। ये ऐसे ही है कि आपने कुछ हिसाब किताब लिखा हो डायरी के अंदर, लेकिन आपने रिमार्क्स ना लगाया होगा किस चीज का हिसाब है, तो 2 साल के बाद उसी डायरी को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आनी कि ये हिसाब किस चीज का आपने किया हुआ। हाँ, अगर आप रिमार्क्स लगा देंगे कि जनाब ये फलां बंदे से पैसे लेने हैं या फलां बंदे को देने हैं या ये फलां काम का हिसाब था, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। सो दीज आर योर कमेंट्स। सी लैंग्वेज में जो कमेंट लिखने का तरीका होता है ना, वो डेलिमिटर्स यूज करते हैं उसके लिए बैकस्लैश स्टैरिक, और क्लोजिंग पे फिर आप ये लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने यहाँ पे कमेंट लिखता हूं, मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूं जी, बोला इज बोला। अब ये स्क्रीन पे, अब इसका मकसद क्या है मुझे बताएं। ये इस स्टेटमेंट को जब वो कंपाइलर पढ़ेगा डेफिनेटली एरर देना चाहिए ना, लेकिन वो एरर नहीं देगा, ठीक है ना, उसने वार्निंग यहाँ पे दे दी। अब इसको एंड भी करना हमने, ये ले दोबारा चलाते हैं, देखिए उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब इस स्टेटमेंट का उसके साथ क्या ताल्लुक, ठीक है, तो ये प्रोग्राम ट्रांसलेट नहीं होगा, ये लाइन सॉरी, ये लाइन ट्रांसलेट नहीं होती है। अब सिंगल लाइन के लिए फिर आप ये डबल बैकस्लैश यूज कर लेते हैं। सिंगल लाइन, अगर एक सिंगल लाइन लिखनी हो तो फिर उसका ये तरीका है, अगर आपने मोर देन 1 लाइन्स लिखनी हो तो उसके लिए फिर मैंने जो पहले तरीका बताया वो आप यूज करते हैं। तो मोर देन 1 लाइन्स के लिए आप ये डेलिमीटर स्टार्टिंग का और ये डेलिमीटर एंडिंग का यूज करते हैं, यानी कि इसके पेयर के अंदर आप जो है वो लिखते हैं। अगर मोर देन 1 लाइन्स हो, एक सिंगल लाइन होगी तो उसके लिए आप 2 बार बैकस्लैश यूज कर लेंगे, वो काफी होंगे। ये स्टार्टिंग को इंडिकेट करता है और वो एंडिंग को इंडिकेट करता है। The comment can be written at any place in the source program। अब कमेंट लिखने का कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, आप यहां से लेकर यहां तक कहीं पे भी आप कमेंट लिख सकते हैं, कहीं पे किसी भी स्टेटमेंट में जाके किसी भी लाइन में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। The comments are not token, ना ये टोकन होते हैं, ना ये आइडेंटिफाइड होते हैं और ना ये एग्जीक्यूटेबल होते हैं। The compiler changes each comment into a single blank space। आपने 10 लाइनों का भी कमेंट लिखा ना, तो वो उसको एक सिंगल ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। वो गेस कर लेगा यहाँ पे कमेंट है तो लिहाजा इसको मैंने रीड करना ही नहीं, वो रीड ही नहीं करता तो ट्रांसलेट तो बड़ी दूर की बात रहेगी, वो रीड ही नहीं करेगा इसको यहाँ पे। Therefore, comments do not increase the size of executable program। जिसकी वजह से आपका साइज जो है वो इंक्रीज नहीं करता, वो वही पर रहता है। एक नोट यहाँ पे रख लें, तो मैंने बताया कि अगर आपने सिंगल लाइन लिखनी है तो उसके लिए 2 लाइनें स्लैश आप यूज कर लेंगे ना, डबल स्लैश, तो ये एक लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मोर देन 1 लाइन के लिए यूजफुल नहीं होता। फाइनली आज के लेक्चर में जो हमने बात की है, ये मैं आपको बताता चलूं कि आज हमने चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज भी खत्म कर लिया। अगर आप कंबाइंड बुक की बात कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 9 को आज हमने वाइंड अप कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा और नए चैप्टर का जो नाम है वो होगा इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सी लैंग्वेज। यानी कि अगला लेक्चर हमारा, अगला जो चैप्टर होगा वो इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। तो आज के लेक्चर में हमने जो समराइज करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर से बात शुरू की कि ऐसा ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेट करता है उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। फिर हमने यूनरी ऑपरेटर की बात की, ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं।
फिर हमने ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी की बात की, ऑर्डर ऑफ सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर। फिर हमने टाइप कास्टिंग की बात की, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों की बात की, और फाइनली कुछ कमेंट स्टेटमेंट की बात की, और हमने कुछ एग्जांपल्स के अंदर कोड की। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर किया होगा। देखिए बेटा कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों की, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे कोड को, ये चीजें आपके लिए शायद ब्लंडर्स बनती जाएंगी, शायद उतनी आसान ना रहे जितनी आसान आपको लग रही हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैं हर लेक्चर के एंड पे आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि यार आप लोग प्लीज प्रैक्टिस जरूर किया करें। आपकी बुक में भी जो है वो काफी सारी एग्जांपल्स मौजूद है, आप वो एग्जांपल्स को कोड करके आप ट्राई जरूर किया करें, क्योंकि मेरा करके दिखा देना और है, लेकिन आपका ट्राई करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।